नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अपने लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, मुख जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में। माउथ के बारे में बेटा पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था अपने ने कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख से सबसे पहले अपने ने मुख के बारे में पढ़ा। मुख में क्या क्या चीजें आती हैं? मुख के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ा था टंग के बारे में। किसके बारे में बेटा? टंग के बारे में। टंग में पढ़ा था कि जो बिल्कुल फ्रंट का एरिया होता है वो कैसा टेस्ट कराता है? नमकीन। और जो नमकीन के बगल में दोनों जो साइड्स में जो पार्ट होता है जीवा के, ये वाला नमकीन का है। और जो ये दो पार्ट होते हैं ये क्या है बेटा? ये स्वीट मतलब स्वीटनेस मतलब मीठा, मीठा का टेस्ट कराते हैं। और जब हम गोली रखते हैं कोई भी, तो हम गोली अंदर क्यों रखते हैं? यहां पर बेटा ये कड़वा, हम कहते हैं कि दवाई कड़वी लग रही है, ठीक है, हम यहीं पर रखते हैं। तो इसीलिए जो अंदर वाला है पोर्शन, ये क्या कैसा टेस्ट कराता है? कड़वा। तो हमने जीभ के बारे में पढ़ा, दांतों के बारे में पढ़ा। दांतों का एक फार्मूला बेटा 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 32। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 20 दांत ही ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 बार आते हैं, और जो 12 दांत हैं ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सिर्फ 1 बार आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? कितने दांत होते हैं बेटा? और जो बच्चे होते हैं उनके सबसे पहले कितने दांत होते हैं बेटा? 20। ठीक है, 20 दांत आते हैं। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, वयस्क मनुष्य के। अब दांतों के बाद अपने लोगों ने आगे जबड़े के बेसिस पे देखा था, ये मैंडिबल के बारे में पढ़ा था। मैंडिबल बोन, जो ये अकेली जो हमारे फेस है उस पर ये अकेली मूवेबल बोन है, मैंडिबल या मूवेबल बोन है। और ये ऊपर वाली फेरेक्स ये क्या है बेटा? ये फिक्स होती है। क्या ये ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मूव कौन सा करता है? मैंडिबल, ये मूव करता है। उसके बाद अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? अब डाइजेशन स्टार्ट हुआ बेटा मुख से। मुख से डाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ? डाइजेशन में बेटा कुछ ना कुछ तो भोजन हमने ग्रहण किया है, तो उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स, ठीक है, उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यक एक्स्ट्रा हमें अपने भोजन में देना पड़ेगा ना, कि जिससे वो ब्रेक डाउन हो। तो हमारी जो लार होती है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, इसमें जो लार होती है ये एक दिन में कितना? 1.5 लीटर पर डे कितनी निकलती है बेटा? 1.5 लीटर निकलती है हमारे मुख से। तो ये सलाइवरी एमाइलेज होता है और एक लाइसोजाइम होता है बेटा। सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का बेटा काम होता है, लाइसोजाइम का काम होता है एंटीबैक्टीरियल, मतलब कोई भी जीवाणु, मतलब कोई भी हानिकारक, एंटीबैक्टीरियल मतलब जीवाणु रहित भोजन ग्रहण करवाती है। ठीक है, कोई भी जीवाणु होता है उसे नष्ट करती है। ठीक है, लाइसोजाइम। लेकिन ये नहीं है कि ये 100% नष्ट कर दे रही है। ठीक है, ये 100% नष्ट नहीं करती है, फिर तो HCl का कोई काम ही नहीं बचा ना आमाशय में। HCl भी बेटा यही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये 100% नहीं, ये 30 to 40% जीवाणु रहित भोजन हमारे शरीर की पहुंचाती है। लाइसोजाइम ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, उसका वर्क करती है। अब बेटा बात कर लेते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बेटा? सलाइवरी एमाइलेज ये क्या? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। किससे? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या है बेटा? ये 3 तरह की होती है। पार्टोइड, पार्टोइड बेटा देखा होगा आपने कि ये जो कान कन्वर निकल आते हैं ना, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीवियस क्लास में। कन्वर जब भी कभी पार्टोइड ग्लैंड में अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या? स्वेलिंग आ जाती है। मतलब सूजना। ठीक है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है? पार्टोइड ग्रंथि। तो हम कहते हैं ना कन्वर निकल आए। ठीक है, तो ये कन्वर इसी का है, पार्टोइड ग्रंथि में बेटा इंफेक्शन के कारण। तो ये पार्टोइड ग्रंथि। ठीक है, और एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इससे भी ये सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। और एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल बेटा ये भी होती है, और मैंने इसका आप लोगों को डायग्राम दिखा रखा था। डायग्राम में मैंने बताया था कि ये जो पार्टोइड ग्लैंड होती है ये कान के पास होती है, इसीलिए तो कन्वर वो निकलते हैं ना इसमें इंफेक्शन के कारण, कन्वर। ठीक है, कान के पास, कान के नीचे होती है यहां पर। ठीक है, अब सबमैंडिबुलर, अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब का मतलब अंदर, मैंडिबुलर
सब मतलब नीचे, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर क्या है बेटा, जो जबड़ा मैंने बोला था ना, मैंडिबल, जो हमारी बोन्स मूवेबल, हमारे फेस पर सिर्फ एक ही मूवेबल बोन है, वो कौन सी है, मैंडिबुलर, ठीक है, इसी इसी के नीचे ये पाई जाती है, ठीक है, मैंडिबुलर बोन और सबलिंगुअल बोन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा पार्टोइड, इसमें सबसे बड़ी कौन सी बताई थी मैंने, सबसे बड़ी आप लोगों के लिए बताई थी बेटा पार्टोइड, क्या बताई थी बेटा, पार्टोइड, यानी कि पार्टोइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, कितनी, सिलेवरी एमाइलेज में जो सिलेवरी ग्लैंड है इनमें सबसे बड़ी कौन है बेटा, पार्टोइड ग्लैंड, कौन सी है बेटा, पार्टोइड ग्लैंड, ठीक है। और सबमैंडिबुलर बेटा ये मिडिल, ये ना, ये पार्टोइड से छोटी है लेकिन सबलिंगुअल से बड़ी है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने साइज तो बता दिया कि पार्टोइड सबसे बड़ी है, लेकिन सर ये नहीं बताया कि सबसे ज्यादा जो सिलेवरी एमाइलेज है वो कौन सीक्रेट कर रहा है, मतलब स्रावित कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन स्रावित कर रहा है सिलेवरी एमाइलेज के लिए। बेटा जो सबसे ज्यादा सिलेवरी एमाइलेज के लिए स्रावित करता है वो है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल, जो सबलिंगुअल है ये सबसे ज्यादा, ये जो टोटल सिलेवरी एमाइलेज होता है, यानी जो टोटल सिलेवरी एमाइलेज है उसका 70% यही स्रावित करता है बेटा, सबलिंगुअल एमाइलेज, और ये सबसे छोटा होता है। क्या ये बात क्लियर है बेटा? तो हम यहां तक माउथ के बारे में और उसके एमाइलेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, यहां पर थोड़ा साफ कर लेते हैं, यहां पर एक और चीज बेटा ध्यान देने बात है, मैंने आपको बताया था कि जो मुख में बेटा आपने क्या किया था, भोजन प्लस लार, ठीक है, क्या बनाया था बेटा, बोलस, क्या बोलते हैं बेटा इसे, बोलस बोलते हैं, बोलस, ये बोलस बोलते हैं। अब ये जो बोलस है बेटा, इस बोलस हमारे मुख में जो भोजन का पाचन होता है ना, वो ओनली जो 30% पाचन होता है हमारे, जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसमें जो पाचन होगा उसका 30% पाचन सिर्फ मुख में होता है। कितना पाचन बेटा, 30%। स्टार्ट कहां से हुआ, पाचन मुख से, तो उसका टोटल पाचन का कितना परसेंट मुख में कंप्लीट हुआ, 30% पाचन मुख में कंप्लीट होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ये जो एमाइलेज के बारे में बताया था, इसका पीएच बेटा कितना होता है, इसका पीएच मैंने बताया था 6.8 बताया था ना बेटा, ये 6.8 होता है इसका पीएच, क्या होता है, 6.8 पीएच होता है। ये क्या है, भोजन बेटा, ये जटिल पदार्थ है, ठीक है। जटिल पदार्थ किसमें टूटेगा, स्टार्च है ना, स्टार्च तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च किसमें टूटेगा बेटा, डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड किसमें टूटेगा बेटा, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में, ठीक है। बेसिक यूनिट में कन्वर्जन करना ही मतलब, ये मिलकर किससे बना है, ये मिलकर सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पोलोसैकेराइड, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसकी प्रारंभिक यूनिट से लेके वो कई प्रारंभिक यूनिटों से मिलकर बना होता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज माल्टेज, ठीक है। उसी प्रकार हम उसे, जो भी जटिल पदार्थ है उसकी प्रारंभिक यूनिट में तोड़ना, उसे प्रारंभिक यूनिट में उसकी तोड़ देंगे, प्रारंभिक यूनिट में तोड़ना ही, ठीक है, क्या कहला रहा है यहां पर, ये पाचन कहला रहा है, ये डाइजेशन कहला रहा है, इसीलिए तो इसका नाम डाइजेशन सिस्टम है। कोई भी जटिल पदार्थ है तो वो कैसे टूटे, वो यही तो हम कर रहे हैं, हम भोजन प्लस लार था, बोलस था, ठीक है। भोजन क्या था, एक जटिल पदार्थ है बेटा, इसमें प्रोटीन भी है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है ना, ठीक है, ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। फैक्ट क्या है बेटा, फैट क्या है, ग्लिसरीन है ना, ग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसराइड आपने पढ़ा होगा ना, मैंने पढ़ाया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ग्लिसराइड है। तो ये भी इन सब जटिल पदार्थों को इनकी बेसिक यूनिट में तोड़ना ही, ठीक है, पाचन कहला रहा है, ठीक है। तो अपने अब उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बेटा मुख के बाद भोजन अब कहां आएगा, फायनेक्स में, कहां बेटा, ग्रसनी में, ग्रसनी में। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूं ग्रसनी का, ग्रसनी का,
ग्रसनी के बारे में अभी देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो मैं आपको डायग्राम जो दिखाने जा रहा था, फायरनेक्स क्या है बेटा? ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसे? फायरनेक्स को ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या है बेटा? ग्रसनी जैसे बॉक्यूल कैविटी कहाँ खुलती है? बॉक्यूल कैविटी मुख गुहा, मौखिक गुहा जहां खुलती है वो बेटा कहाँ खुलती है? वो ग्रसनी के अंदर ही खुलती है। कहाँ खुलती है बेटा? ग्रसनी के अंदर ही खुलती है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो ये डायग्राम दिखाया है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, मुख से उसने नाक से सांस ली, वो भी यहीं आ रही है। वो मुख से भोजन ग्रहण किया, वो भी यहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो आपको ये येलो और जो ब्लू कलर का जो ये पार्ट दिख रहा है, हल्का सा ब्लू, ठीक है, इसमें जो मैंने दिखाया फायरनेक्स को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे ये नेसोफायरनेक्स, ओरोफायरनेक्स और हाइपोफायरनेक्स। लेकिन इतना अपनों को डीप नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ फायरनेक्स के बारे में पढ़ना है, यानी ग्रसनी होती क्या है, ग्रसनी है क्या। तो ग्रसनी में सबसे पहले, ग्रसनी ये जो कॉमन प्लेस आपको दिख रहा है ना, जैसे नासिका से वायु आई, ये इस वाले पार्ट से वायु आई है, ठीक है बेटा, वायु आई है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इस वाले पार्ट से आई है, भोजन ये आया है, ठीक है। तो ये जो कॉमन प्लेस है, क्या ये कॉमन प्लेस, ये जो कॉमन प्लेस है, कॉमन जगह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे ही ग्रसनी बोला गया है बेटा, फायरनेक्स, ठीक है। इन्होंने कलर इसलिए मैं बता रहा हूं, इन्होंने इसे डिवाइड कर रखा है, नासोफायरनेक्स, ओरोफायरनेक्स या हाइपोफायरनेक्स। हमें नीट नहीं निकालना है, ठीक है, हमें सिर्फ ग्रसनी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। वो कॉमन प्लेस बताइए जहां पर हवा और भोजन, ठीक है, एक साथ गुजरते हो, ठीक है। तो कौन सा है वो? ग्रसनी बेटा, फायरनेक्स, ठीक है। अब इसमें फायरनेक्स, ये जो कॉमन प्लेस देख रहे हैं ना, इसे ही हम ग्रसनी बोल रहे हैं बेटा। और ये कहां पर खुलता है? ये किससे कनेक्ट होता है? ये वैक्यूल कैविटी, मौखिक कैविटी, यानी वैक्यूल कैविटी जहां पर खुलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम बेटा फायरनेक्स बोलते हैं। और इसमें भोजन भी आ रहा है, क्या भोजन भी आता है? एक ही सा भोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी, क्या भोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी। यहां पर आपने जो ये देखा है, एक ये और एक ये, ठीक है, यहां पर इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है दोनों पे, ठीक है। इसे ईसोफाइगस बोल दिया, और इसे एक श्वसन नली हो गई और एक ग्रास नलिका। ग्रास नलिका को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रास नलिका को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ग्रास नलिका को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और भोजन वाली क्या बोलते हैं? अरे फूड कैनाल बोल दो, ठीक है, फूड कैनाल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी फायरनेक्स यानी ग्रास, ठीक है, ग्रसनी। यहां पर मैंने बताया था ना, जो मौखिक गुहा है उसमें जो कॉमन प्लेस है, उसमें क्या आया है? O2 और खाना, क्या आया? दोनों खाना आ गए। अब बात कर लेते हैं हमारी विंड पाइप और ईसोफाइगस यानी फूड पाइप के लिए। फूड पाइप को क्या बोला था मैंने बेटा? ईसोफाइगस या फिर ग्रास नलिका। और विंड पाइप यानी श्वास नली, क्या बोलते हैं बेटा? श्वास नली, श्वास नली। और ये जो छल्ले नुमा आपको जो दिखती है ना गर्दन में, जो बाहर से छल्ले नुमा, तो ये हमारी श्वास नली कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? श्वास नली। श्वास नली, ये जो छल्ले नुमा आपको दिख रही है ना, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है, जो छल्ले नुमा आपको जो ऐसे वाली दिख रही है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है श्वास नली।
और जो ये आपको दिख रही है ईसोफेगस, ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी भोजन नलिका। ठीक है, भोजन नली यानी ईसोफेगस। ठीक है, अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपकी मम्मी बोलती होंगी कि बेटा भोजन करते समय यानी खाना खाते समय बोला नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना, जब भोजन अपने लोग कर रहे होते हैं उसी समय सांस भी लेते हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन आएगी, इनटेक होगी। जब इनटेक होती है तो उसी समय जो भोजन होता है वो हमारे ये ढक्कन होते हैं, यहाँ पर ये दो ढक्कन होते हैं श्वास नली के ऊपर, एक को बोलते हैं ग्लोटिस और एक को बोलते हैं इपीग्लोटिस। ठीक है, यहाँ पर दो ढक्कन होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लोटिस और एक को बोलते हैं इपीग्लोटिस, और ये जो छल्ले होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, जो ये ढक्कन है इन्हें क्या बोलते हैं? दो ढक्कन होते हैं, ऊपर वाले को इपीग्लोटिस और नीचे वाले को ग्लोटिस। ठीक है, जो श्वास नली में है। तो क्या होता है, जैसे ही अपने O2 और N2 ये खाना आया, क्योंकि अपने बोल रहे हैं खाना खाते हुए, खाना खाते बोलते हैं ना, भोजन करते समय बोलने से कभी कभार जो भोजन करने तो ये ढक्कन खुल जाते हैं, क्योंकि हमने उसी समय बात करते हुए खाना खा रहे हैं ना, तो भोजन श्वास नली में चला जाता है, भोजन है वो श्वास नली में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल दम घुटने लगती है एकदम, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, क्योंकि उसमें तो भोजन चला गया है ना। तो बहुत अजीब सा फील होता है। ठीक है, जैसे कई बार तो इसके कारण डेथ भी हो चुकी है लोगों की। ठीक है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको डेथ भी हो जाती है। इसीलिए मम्मी बोलती है कभी भोजन करते समय अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यही कारण है कि बेटा कभी भी ग्लोटिस और इपीग्लोटिस खाना खाते समय धोखा दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम अपने बाबू सोना से खाना खाते हुए बात करोगे, सोचोगे अरे खाना परोस लेते हैं और मस्त बाबू सोना से बात करते हुए खाना खाएंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट देखो। तुम बाबू सोना को खुश करने के चक्कर में बेटा तुम्हारे ग्लोटिस और इपीग्लोटिस दोनों नाराज हो सकते हैं, और ये अगर नाराज हो गए तो तुम्हारा खाना सीधे किस में जाएगा? श्वास नली में। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है बेटा, ये कभी कभार मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ठीक है, और लेकिन जो भोजन नली यानी कि जो ईसोफेगस के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे बेटा गुलिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलिट। इसे क्या बोल रहे हैं? गुलिट। क्या बोल रहे हैं बेटा? गुलिट। इसके ऊपर जो ढक्कन है उसके बोलते हैं बेटा गुलिट, यानी ग्रास नलिका, ईसोफेगस। तो जो मैंने आपको बताया था जो फायरनेक्स के बारे में, इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। जो मैंने बताया समझाया वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, वो चाहे आप कैसे भी लिख लें, लेकिन ये लिखना जरूरी है। ये भोजन को ग्रास नलिका के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, ये आमाशय क्या है बेटा? स्टोमच। अब जो ग्रसनी में भोजन आया किसके थ्रू बेटा गया? ग्रसनी में भोजन आया किसके? ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है ना, इसके थ्रू भोजन कहां पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचेगा ना, पेट में। ठीक है, और श्वास नली ये किसकी है? ये कहां खुलती है? ये खुलती है फेफड़ों में। ठीक है, इससे क्या कनेक्ट रहते हैं? ये फेफड़ों में। ठीक है, तो ये क्या है? ये भोजन बोलस, मैंने बताया था ना बोलस, जो लार के साथ मिलके आ रहा है ना, तो ये बोलस को ग्रसनली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली यानी ओसियोफेगस यानी ग्रास नली, जो भोजन नलिका होती है उसके बारे में। कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। इट कैरीज फूड टू स्टोमच। ये क्या करती है? ये जो ग्रसनी होती है उसमें जो ऑक्सीजन या फूड होता है उसमें से फूड को लेकर कहां पर? इसकी सहायता से, ग्रास नली की सहायता से फूड कहां पहुंचता है बेटा? स्टोमच में। नो डाइजेशन एंजाइम प्रेजेंट। कोई पूछ ले कि ग्रास नली में, ओसियोफेगस में कोई एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है? नहीं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये सीजीएल में, सीजीएल और यूपीएसआई 2019 वाला जो भी भर्ती हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी सेट में
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बेटा बताने से पहले, जैसे ये ग्रास नलिका है, ठीक है, आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, अब भोजन आपका गले तक है, गले में है, यानी ग्रास नलिका में है, तो ये एक मूवमेंट जो इसकी जो मांसपेशियां होती हैं, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो ओसियोफेगस है, इसकी जो मांसपेशियां होंगी ओसियोफेगस की, वो संकुचित होती हैं, संकुचित होंगी और एक्सपेंड होंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सपेंड होंगी। तो ये जो भोजन है ये उसी के थ्रू ये एक मोशन को ग्रहण कर लेता है, यानी कि जो मांसपेशियां हैं ग्रास नलिका की वो सिकुड़ भी रही हैं और फैल भी रही हैं, तो उसी के कारण जो ये भोजन है ये एक मोशन को प्राप्त कर लेता है, एक मोशन प्राप्त कर लेता है, एक मोशन प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जिसे क्या बोला गया, जिसे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोला गया है। क्या बोला गया है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये पूछ लिया जाएगा बेटा कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहां होता है, ठीक है, क्वेश्चन इतना ही था कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहां होता है। सीजीएल में एक बार, ये पता नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था, लेकिन यूपीएसआई 2019 के किसी एक सेट में पूछा गया था। इतना क्लियर है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, कहां पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो आंसर था वो ग्रास नलिका थी। क्या थी? ग्रास नलिका, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं बेटा यहीं पर जो ग्रास नली होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक और होता है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे ये कोई ग्रास नलिका है, ठीक है, ग्रास नलिका, और ये जो डायग्राम है ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ऐसे बना के, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा की तरह ये बिल्कुल बंद लग रहा है आपको। जो ये वाला जो पोर्शन जो मैंने आप अभी बनाया है, ये बेटा ऐसे ही होता है, ये आपको बिल्कुल क्लोज लगेगा। क्या? ये बंद लगेगा, यानी कि जो ग्रास नलिका है वो जैसे ही अमाशय, ये क्या है बेटा? अमाशय, अमाशय है ना बेटा, इसे ही तो स्टोमच बोल रहे हैं, स्टोमच यानी पेट, ठीक है, बायोलॉजिकल भाषा क्या है? अमाशय, ठीक है, स्टोमच, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल क्लोज होता है। अब ये क्लोज क्या है, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे ईसोफेजियस स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर, ईसोफेजियस स्फिंक्टर बोलते हैं, ईसोफेजियस स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये भोजन को दोबारा ईसोफेगस में आने से रोकता है, ये भोजन को दोबारा ईसोफेगस में आने से रोकता है। आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन आप लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल भोजन गले तक है, बिल्कुल भोजन गले तक है, तो वो गले तक नहीं बेटा, यहां तक होता है बिल्कुल, ठीक है। अब वो इसमें आने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि बंद है। ये क्या, किसके कारण बंद है बेटा? ईसोफेजियस स्फिंक्टर के कारण, ईसोफेजियस स्फिंक्टर, इसे क्या बोलते हैं? ईसोफेजियस स्फिंक्टर। ये क्लोज होता है, ये भोजन को किसमें आने से रोकता है? भोजन को पुनः ग्रास नली में आने से रोकता है। लेकिन ये बेटा वोमिटिंग के दौरान, एसिडिटी, वोमिटिंग के दौरान ये ओपन हो जाता है, वोमिटिंग के दौरान ये ओपन हो जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ईसोफेजियस स्फिंक्टर, ये ईसोफेजियस स्फिंक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या, ये किसके कारण? वोमिटिंग के दौरान ये बेटा ये ओपन हो जाता है। तो इसमें यहां पर ये 2 बार पूछा गया है कि यहां पर ईसोफेजियस स्फिंक्टर क्या है,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या है ईसोफेजियस स्पिंटर, क्या है ईसोफेजियस स्पिंटर, कहां पाया जाता है, ये भी करके पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, एसियोफेगस में। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ही ज्यादा, ये पूछा जा चुका है यूपीएसआई 2019 के किसी एक साइट पर पूछा गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी हाईलाइट करके बता रहा हूं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग सही आंसर करके आए इसका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्टोमच के बारे में। किसके बारे में, स्टोमच यानी अमाशय। किसके बारे में बेटा, अमाशय यानी स्टोमच। कुछ लोग बोलते हैं बेटा ये जे आकार का होता है, आपको लग रहा है क्या ये जे आकार का है, जे आकार का आपको लग रहा है क्या? मुझे भी बहुत दिनों में लगा कि हाँ ये जे आकार का सही बताया है। देखते हैं, ये जे आकार का लग रहा है ना, अब लग रहा है ना आपको जे आकार का, जो मैंने लिखा है क्या वो सही लिखा है ना, ये जे आकार का आपको लग रहा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। आपके ना मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किताबों में लिखा है और ये प्रूव भी लग भी रहा है। ठीक है, ये जे आकार का है बेटा, इसका जो शेप होता है वो जे आकार का होता है। ठीक है, स्टोमच, एनाटोमी ऑफ स्टोमच, स्टोमच की एनाटोमी देखते हैं बेटा। ठीक है, ईसोफेगस कहां से, स्टोमच से कौन कनेक्ट है, स्टोमच से कौन कनेक्ट है, ईसोफेगस ना, ईसोफेगस ही तो कनेक्ट हुआ होगा आके, क्योंकि भोजन कहां से आ रहा है, ईसोफेगस से ही तो आ रहा है ना। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले भाग को क्या बोला गया, पहले भाग को बोला गया कार्डियक, कार्डियक क्या बोला गया, कार्डियक, कार्डियक। दूसरे भाग को बोला गया फुंडस, इस भाग को बोला गया फुंडस, क्या बोला गया, फुंडस। और जो तीसरा भाग है बेटा इसको बोला गया पाइलोरिक, पाइलोरिक या जठर निगम, नाम सुना होगा ना ये तो, जठर निगम। ठीक है, पाइलोरिक, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पेट, भोजन किस में आ गया है, अब जो बोलस था वो कहां आ गया है, मुख में तो केवल कितना % का पाचन हुआ था बेटा, मुख में तो सिर्फ 30% का पाचन हुआ था। अब जो शेष पाचन होगा वो कहां होगा, उसका कुछ % पाचन कहां होगा, पेट में होगा ना। जो शेष पाचन कहां होगा, शेष पाचन कहां होगा बेटा, शेष पाचन होगा पेट के अंदर। तो मैंने आप लोगों को जो इसको पेट को जो है ना स्टोमच है उसको 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फुंडस और तीसरा बेटा पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, या जठर निगम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को इसका जो क्लासिफिकेशन दिखाया था कि इसको 3 भागों में बांट रखा है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक है, भोजन का पाचन किस तरह से होता है, एंजाइम के थ्रू, कोई ना कोई तो एंजाइम होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुख में पाचन कैसे हुआ बेटा, मुख में पाचन हुआ था कि जो एमाइलेज था ना, सिलेबरी एमाइलेज। अरे एज आ रहा है ना बेटा, एज का मतलब क्या है, एंजाइम। ठीक है, ये पहले ही बता रखा है, सिलेबरी एमाइलेज था ना, सिलेबरी एमाइलेज ये एक्स्ट्रा मिला था ना कि हमारे जो बॉडी में बनना था भोजन में। ठीक है, हमारी बॉडी से क्या निकला था, सिलेबरी एमाइलेज। ठीक है, जो पार्टोइड ग्रंथियों से निकला था। ठीक है, वो इस भोजन में मिला था ना, तब भोजन को टूटा था ना,
भोजन किस में टूटा था वहां? भोजन टूटा था पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में, ठीक है। अब भोजन यहां पर आ गया है, कहां पर? स्टोमच में। भोजन कहाँ है बेटा? स्टोमच में। अब इस जो भोजन आया है इसको तोड़ने के लिए भी बेटा क्या चाहिए होंगे? कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए होगा ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्टोमच में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं जो डाइजेशन, भोजन का डाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कौन सा एंजाइम है हमारे स्टोमच में? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है बेटा? पेप्सिन। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है बेटा? पेप्सिन का काम क्या होता है बेटा? प्रोटीन के डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में? लिख लेना सही से, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट डाल दें, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में किसका चाहिए होता है बेटा? पेप्सिन। ये कहां पर है? हमारे स्टोमच में। हमारे स्टोमच में कौन सा एंजाइम है बेटा? पेप्सिन। पूछ लिया जाएगा कि कहां पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, कहा क्या जवाब दोगे? आमाशय में। क्या जवाब दोगे? आमाशय में। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए बनाया जाता है। और ये किसमें तोड़ता है? ये जो प्रोटीन होता है उसको किसमें तोड़ देगा? जो प्रोटीन होगा, जो प्रोटीन होगा किसमें कर देगा? पेप्टोज में या पेंटोज में? प्रोटीन होगा इसे पेंटोज में। किसमें? पेंटोज, ठीक है। जो प्रोटीन होता ये उसको किसमें तोड़ देगा? पेंटोज में, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या है? ये पेंटोज में बनना है ना, लेकिन फिर भी ये प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड से बना है ना। क्या है ये? अमीनो एसिड है ना। ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। मैंने बताया था ना कि पेट में भी अब डाइजेशन चल रहा है, छोटी आंत में भी तो डाइजेशन होता है ना। जैसे मुख में 30% हो गया, कुछ डाइजेशन का परसेंटेज किसमें होगा? पेट में होगा ना। तो यहां पर ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन बस किसमें टूट गया है? किसकी मदद से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से, जो हमारे आमाशय में उपस्थित था। किसमें टूट गया है बेटा? पेंटोज में। किसमें टूट गया बेटा? पेंटोज में। और एक एंजाइम और पाया जाता है स्टोमच में, कौन सा होता है बेटा? रेनिन। क्या होता है? रेनिन। अब आप बोलोगे सर ये तो मैंने कभी किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि रेनिन भी हमारे स्टोमच में होता है। अरे बेटा तुमने जो दूध छोटे बच्चे देते हैं वो दूध निकाल देते हैं, तुमने देखा होगा। और वो दूध पीते हैं ना, दूध निकाल देते हैं, ठीक है। और वो दूध दही जैसा बनकर निकलता है, ठीक है। रेनिन, ठीक है। ये इन्फेंट बेबी में होता है। इन्फेंट जो चाइल्ड्स होते हैं, इन्फेंट, ठीक है, ये उनमें होता है। ये दूध के पाचन के लिए होता है। किसके बेटा? मिल्क के डाइजेशन में यूज होता है। किसके? रेनिन। रेनिन को लिख लेना बेटा, मिल्क के डाइजेशन के लिए, मिल्क के डाइजेशन में, मिल्क के डाइजेशन में यूज होता है। मिल्क के डाइजेशन में यूज होता है। मिल्क के डाइजेशन के लिए किसका यूज हो रहा है? रेनिन। रेनिन, ठीक है। ये लिख दिया है रेनिन, ठीक है। तो ये दो एंजाइम हो गए, पेप्सिन एंजाइम हो गया बेटा, रेनिन एंजाइम हो गया, ठीक है। प्रोटीन का कंप्लीट जो पाचन मैंने बताया था आपको, क्या था? पेप्सिन कर रहा है ना, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। प्रोटीन का कंप्लीट होता है प्रोटीन, पेप्टोन्स और अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और अमीनो एसिड। क्योंकि जब पेप्टोन्स, ठीक है, जो पेप्टोन्स हैं वो अगर अमीनो एसिड में टूट गए तो हाँ ये प्रारंभिक यूनिट में आ गया है। बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने हैं ना, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो ये किसमें आ गया है? प्रोटीन, अपनी प्रारंभिक यूनिट में। अरे पाचन यही तो कहला रहा है बेटा, कोई भी जटिल पदार्थ को उसकी प्रारंभिक यूनिट में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है ना। तो यही तो है कि प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया? पेप्टोन्स में। किसने? पेप्सिन ने। कहां पर? आमाशय में। तो आमाशय में कौन से एंजाइम बेटा? पेप्सिन और रेनिन,
ठीक है, ये दो एंजाइम्स हमारे स्टोमच में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेट के अंदर। हाँ, पेट के अंदर बेटा कोशिका यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड से याद रख सकते हो कि जैसे गैस कहाँ बनती है, पेट में ही बनती है ना, तो सीधा सा बात है, पेट के अंदर गैस बन रही है ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो ये पेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, इस यहाँ पर एक HCl भी होता है, जो मैं HCl की बात कर रहा हूं। HCl क्या है, ये क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा, इसका पीएच पता कितना होता है, 2.1 तक होता है। 2.1 तक होता है। इसका मतलब जानते हो आप, ये बहुत हाईली एसिडिक है। HIG पता है, हाईली एसिडिक है। क्या है बेटा, ये हाईली एसिडिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, या क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब ये तुम बोलोगे सर अगर ये एसिड है तो क्या हमारी ये स्टोमच में अगर है तो ये उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है ना, उसको भी तो इन्फेक्टेड कर सकता है ना, उसको भी मतलब जला सकता है ना। एसिड तो क्या करेगा, जला देगा ना, क्या करेगा ना, जला देगा ना। तो ये क्यों नहीं जलाता बेटा, उसमें एक होता है म्यूकस झिल्ली। ठीक है, उसमें होती है एक म्यूकस झिल्ली, म्यूकस झिल्ली। ठीक है, जिसके अंदर ये HCl रखा हुआ होता है। क्या होती है, म्यूकस झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर HCl होता है। इसी म्यूकस झिल्ली के कारण HCl सिर्फ जो भी जीवाणु भोजन के साथ आए होते हैं, बोलस के साथ आए हुए होते हैं, सिर्फ वो ही उन्हीं का मतलब उन्हीं को ये डेड करता है। ठीक है, उन्हीं को मारता है, जो भी जीवाणु आते हैं, और ये पेट में कोई हानि नहीं पहुंचाता। किसके कारण बेटा, म्यूकस के कारण। किसके कारण, म्यूकस के कारण। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि HCl कोई पूछ ले आप लोगों को कि HCl जब पेट में कैसे रखा है, तो कह देना वहां पर एक म्यूकस होता है झिल्ली। ठीक है, श्लेष्मा। ठीक है, म्यूकस को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये 3 प्रकार की ग्रंथियों को स्राव कर रही होती है। 3 कोशिकाएं होती हैं, उनका स्राव करती है। ठीक है, जो मैंने आपको म्यूकस बताया है, ये इसके कारण ही हमारे ये पेट को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है HCl, तो ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। तो इसके आने का भी एक वो है कि जो गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं, ये 3 कोशिकाओं का स्राव कर रही हैं। कौन सी कोशिका, एक श्लेष्मा, एक पेप्टिक या चीफ सेल, और एक पैराइटल या ऑक्सिनेटिक सेल। श्लेष्मा, ये क्या है, पेप्टिक, और एक पैराइटल। ठीक है, म्यूकस के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को कि HCl हमारे पेट को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। किसके कारण बेटा, किसके कारण नहीं पहुंचा रहा है, इसके कारण, यानी म्यूकस नेक सेल के कारण। म्यूकस नेक सेल के कारण जो HCl है वो हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचा रहा है। पेप्टिक या चीफ सेल और पैराइटल, ये सब आंतरिक कार्य के लिए है। ठीक है, आंतरिक कार्य के लिए। ठीक है, तो ये अपने लोगों ने किसके, अपने स्टोमच के बारे में पढ़ा है। स्टोमच के बारे में क्या, ये जे शेप का होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडर और कायोलिक। अब ये जो, ठीक है, और उसके बाद अपने लोगों ने क्या देखा, इसमें कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में, और रेनिन का काम क्या है बेटा, मिल्क के डाइजेशन में, ये जो बच्चों के लिए। ठीक है।
बात कर लेते हैं, पेप्सिन एंजाइम की बात की थी ना, पेट के अंदर होता है ना, कहाँ होता है पेप्सिन? पेट के अंदर, यानी अमाशय में है। तो ये आया, जैसे अब HCl है, स्टोमच में क्या है? पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या है? ये हमेशा इनएक्टिव स्टेट में होता है, ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, लेकिन ये HCl के साथ क्रिया करके पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन क्या होता है? ये एक्टिव स्टेट में आ जाता है, और एक्टिव स्टेट में आने के बाद ये क्या करता है? ये बेटा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब वर्क लिख लेते हैं क्या है, मतलब स्टोमच का काम क्या है। स्टोमच जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, स्टोमच में क्या है? जीवाणुओं को मारा जाता है। ठीक है, फूड को अम्लीय बनाता है, कैसे? HCl है, क्या है बेटा? HCl। फूड को क्या बना रहा है? एसिडिक बनाता है। क्या? फूड को एसिडिक बना रहा था। और क्या? जब हमने बेटा भोजन ग्रहण किया था मुख में, उसमें क्या था? मुख में जब भोजन ग्रहण किया था तो सिलेवरी एमाइलेज था। सिलेवरी एमाइलेज को मैंने एक नाम और बताया था आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने वो लिखा है नाम। देखते हैं, टाइलिन, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। आप लोगों को ऐसे, आप लोग इसे पटाइलिन पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। हमेशा गलत नाम ही आप लोग सुनते हैं, टाइलिन होता है। ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, ये जो मुख में सिलेवरी एमाइलेज होता है, सिलेवरी एमाइलेज, उसको पेट में आकर, यानी कि स्टोमच में आने के बाद उसे इनएक्टिवेट करता है। ये इसके 3 मुख्य कार्य हैं। जीवाणुओं को मारता है, ठीक है, कैसे? HCl के कारण। जब HCl है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा। भोजन का भंडारण कर रहा है ना, भोजन का भंडारण भी तो पेट में ही हो रहा है ना, तो भोजन का भंडारण भी कौन कर रहा है? स्टोमच। और ये पटाइलिन एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, HCl के ये कारण, जो ये मेन जो 3 कारण है, ये HCl के हैं। ठीक है, और जो पेट का किया, भोजन का भंडारण कर रहा है, भोजन का भंडारण कर रहा है। और इसमें से क्या है? और इसमें मैंने जो आप लोगों को बताया था कि ये एंजाइम निकलना है, कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। ये 2 एंजाइम निकलना है। पेप्सिन का काम क्या है बेटा? प्रोटीन के डाइजेशन में। और रेनिन का एंजाइम क्या है? रेनिन का काम क्या है बेटा? दूध के डाइजेशन में। ठीक है, तो HCl के जो यहाँ पर काम है वो मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा दिए कि जीवाणुओं को मारता है, फूड को अम्लीय बनाता है, और ये जो टाइलिन एंजाइम है इसको इनएक्टिव करता है। ठीक है बेटा, तो आज अपने लोगों ने पेट के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो अपने नेक्स्ट क्लास से बेटा, नेक्स्ट क्लास से बेटा जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे छोटी आंत, ठीक है, आंत छोटी या बड़ी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, क्योंकि अपने डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? भोजन का आंत में ही तो हो रहा है। अब बोलोगे सर आपने पैनक्रियाज, अग्नाशय और लीवर के बारे में नहीं बताया। बेटा वो इन ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, जब ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ाऊंगा ना, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये ग्लैंड है। सर लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है बेटा ह्यूमन बॉडी की? लीवर है ना, तो लीवर के बारे में अभी कैसे पढ़ा सकता हूं ना बेटा, प्रॉपर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ाऊंगा, डाइजेशन ग्लैंड्स लीवर में हो रहा है क्या? लीवर हेल्प कर रहा है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हेल्प कर रहा है, क्या एंजाइम्स आ रहे हैं, कौन सा, ठीक है, कौन सा एंजाइम उससे स्रावित हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, अब ये 2 ग्लैंड होते हैं, जैसे लीवर हो गया। ठीक है, अब वहीं पर एक ग्लैंड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, अब बोलोगे सर पैनक्रियाज अग्नाशय, क्या बोलता? अग्नाशय, इसे अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। बेटा ये मिक्सचर है किसका? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का। तो इसके बारे में भी अपने बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अपनों को पढ़ना अभी क्या है? डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। तो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन बेटा पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। कहाँ होता है बेटा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट? छोटी आंत में, यानी डाइजेशन तो कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में। तो अब अपना नेक्स्ट
जो आप नेक्स्ट वीडियो से अपने देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और इनके द्वारा, इन ग्लैंड्स के द्वारा जब निकाले गए एंजाइम्स होंगे जो हमारे डाइजेशन में मदद कर रहे होंगे, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में हम जब ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, हम इनके द्वारा सिर्फ एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इनके द्वारा जो एंजाइम्स होंगे हम उनका यूज पढ़ेंगे कि हाँ ये एंजाइम्स ये सीक्रेट कर रहा है और इसका यूज डाइजेशन में ये है, क्योंकि अपने पढ़ के आ रहे हैं बेटा डाइजेशन सिस्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।